हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज में। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम सभी को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का आइडिया होना चाहिए। इस बुक में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को काफी शॉर्ट, सिंपल और इफेक्टिव तरीके से हर बात को रखा गया है, जैसे जिससे कि हर एक स्टूडेंट जो कि बिगिनर लेवल पे है, जो कि मीडियम लेवल पे है, या जिसको हिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी है, उसको रिफाइंड वे में शुरुआत कर सकता है इस बुक से। इस बुक में हम लोगों ने 14 चैप्टर के जीके चेस्टरटन तक हम लोग पढ़े थे। इस बुक में चार भाग में बेसिकली डिवाइडेड है ये बुक। पहला है पोइट्री सेक्शन, दूसरा एसे सेक्शन, तीसरा नोवेल सेक्शन और चौथा ड्रामा। 14th लास्ट चैप्टर है ऐसे का। एक दो वीडियोस में मैं ऐसे वाले को मैं खत्म कर दूंगा। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोस एकेडमिक कारणों से नहीं बना पाया। जहाँ पे मैं था पढ़ा रहा था वहां पे मुझे मना किया गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं फिर से। और आज हम पढ़ेंगे हिलरी बेलॉक। तो बुक पे पढ़ने से पहले हम लोग हिलरी बेलॉक के बारे में एक शॉर्ट मैंने नोट्स तैयार किया, उसको पढ़ते हैं। सो हिलरी बेलॉक बेसिकली एक राइटर थे और हिस्टोरियन थे, काफी प्रभावशाली राइटर और हिस्टोरियन। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने पोएट्री लिखा, एसे लिखा और बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे। अपने पोएट्री, एसेज और हिस्टोरिकल वर्क्स के जरिए इन्होंने अपना प्रभाव एज फिगर ऑफ लिटरेचर अपना बनाया। हम देखते हैं इनकी एक पोयम है कॉजनरी टेल्स फॉर चिल्ड्रन। ये काफी एक फेमस पोयम है जो कि लाइटर नोट में बहुत ही विट्टी पोयम की कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। तो हिज दिस पोयम वाज लाइट एंड विट्टी इन नेचर। तो कॉजनरी टेल फॉर चिल्ड्रंस ये इनका एक मास्टरपीस है जिसमें इन्होंने सटायर और ह्यूमर को यूज करते हुए मोरल लेसन्स प्रोवाइड करे हैं। तो ये एक यूनिक चीज है। और हम एक चीज और देखते हैं कि इनके पोयम्स जनरली डार्क होते हैं, जिनमें ह्यूमर का प्रयोग किया जाता है, ह्यूमर को यूज किया जाता है। और इनकी पोयम्स हर एक एज के रीडर पढ़ सकते हैं। इन्होंने काफी सिंपल यूज ऑफ राइमिंग स्कीम किया है जिससे कि हर कोई उस उनके पोयम्स को एंजॉय कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इनके पोयम्स हर एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और रीडर्स पढ़ सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। हिलरी बेलॉक जाने जाते हैं अपने क्लैरिटी के लिए, अपने प्रिसीजन के लिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को बहुत ही क्लियरली रख पाना, ये इनकी खासियत है। इनका सब्जेक्ट मैटर काफी ब्रॉड होता है। ये अपने राइटिंग में पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और रिलीजन सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इनकी राइटिंग कुछ इस तरह की है। ये रिलीजियस कैटेगरी में खास करके कैथोलिक बिलीफ को बहुत ही स्ट्रांगली मानते हैं और इनके वर्क्स में कैथोलिक बिलीफ देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कैथोलिक आइडियाज को, कैथोलिक बिलीफ्स को अपने वर्क में डाला है, जिस कारण से उनका जो वर्क है, उनका जो एसेज है वो एक बन जाता है स्टडी इन रेटरिकल स्किल एंड परसुएशन। किस तरह से वो रेटरिकल स्किल और परसुएशन का यूज करते हैं वो हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। हम जॉन मिल्टन की जब बात करते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने भी काफी अच्छे तरीके से रेटरिकल और परसुएशन के स्किल को यूज करा था। द सेम स्किल इज आल्सो बीइंग यूज्ड बाय हेनरी बेलॉक। हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि हिलरी बेलॉक का जो वर्क है वो बताता है कैसे 20th सेंचुरी में इंटेलेक्ट थॉट था, किस तरह का सोच था, किस तरह का आइडियाज 20th सेंचुरी में था, खास करके 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में। तो हमें देखने को मिलता है कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग दौर में किस तरह का इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस था। हम देखते हैं कि बेकन सॉरी हिलरी हि- हिलैरी बेलॉक के एसेस के थ्रू हम जान पाते हैं कि लिटरेचर कैसे पॉलिटिक्स और रिलीजियस डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब स्टडी, तो पॉलिटिक्स और रिलीजन में जो नए नए विचार चल रहे हैं, जो नई पढ़ाइयाँ चल रही है, जो नए डिस्कशंस चल रहे हैं, उसको साहित्य कैसे प्रभावित करता है, इस चीज को हम जानते हैं। बेसिकली उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी, उनकी राइटिंग्स
के कारण पॉलिटिक्स और रिलीजन में काफी सारे चेंजेस आए, और उन चेंजेस को हम इनके वर्क्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हिलरी बेलॉक को एज अ हिस्टोरियन। तो एज ए हिस्टोरियन उन्होंने यूरोप और मिडिवल हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया। उनका मेन फोकस था यूरोपियन एंड मिडाइवल हिस्ट्री, और इन्होंने अपने राइटिंग्स में कैथोलिक व्यू को भी ब्लेंड किया है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कैथोलिक व्यू के जरिए अपने राइटिंग्स में, अपने हिस्टोरिकल राइटिंग में जिस तरह से ब्लेंड किया है, मिलाया है, वो इनके हिस्ट्रीज को कंट्रोवर्शियल बनाता है और इंसाइटफुल बनाता है। इंसाइटफुल मतलब एक गहरा सोचने का नजरिया दिखाता है, एक डीप इंसाइट, एक डीप व्यू दिखाता है, जिसके जरिए हम चीजों को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इन्होंने अपने राइटिंग में फैक्ट और पर्सनल रिफ्लेक्शंस को मिलाया है। उनको उनका क्या थॉट प्रोसेस है और क्या असल में घटना घटा, इन दोनों को मिला करके उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करा, जिस कारण से उनकी हिस्ट्रीज और बेहतर हुई। लेकिन बहुत सारे लोग जो कैथोलिक विचारधारा को नहीं मानते हैं, उनके लिए ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बेसिकली रिलीजन को लोग नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ डिस्टॉर्ट किया जाए। रिलीजन को पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर लिटरेचर से उस कदर जोड़ा जाए जिससे कि रिलीजन के मूलभूत विचारों में कुछ बदलाव आए या उनका कुछ अलग तरीके से प्रयोग किया जाए। ये लोग नहीं चाहते हैं, और इस कारण से इनके वर्क्स में काफी सारे कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलती है। लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि जब वो हिस्टोरिकल वर्क्स को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है जो प्ले करता है, जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे नैरेटिव टेक्निक भी जरूरी है। नैरेटिव टेक्निक मतलब किस तरह से हम बातों को कह रहे हैं, ये हमारे पास्ट को समझने का, जानने का एक नया नजरिया देता है। और इनके वर्क में जिस तरह से इन्होंने नैरेटिव टेक्निक का प्रयोग किया है, वो हिस्ट्री को, वो बीती गई घटनाओं को समझने के लिए, उसको फिर से अंडरस्टैंड करने के लिए काफी अच्छा एक मीडियम बनता है, और इनके वर्क्स में हमें ये देखने को मिलता है। हिलरी बेलॉक जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। वो उस समय के प्रेजेंट बहुत सारे वर्क्स में बहुत सारे अपने आइडियाज डालते हैं। उनके मित्र जो कि जीके चेस्टरटन है, उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बहुत सारे वर्क्स पे अपना पॉइंट ऑफ व्यूज डाला है। और हम एक चीज और देखते हैं कि इन ये दोनों व्यक्ति आपस में मिल करके एक नया थॉट प्रोसेस, एक नई फिलॉसफी, एक नया आइडिया को जन्म देते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिज्म। डिस्ट्रीब्यूटिज्म एक तरह का सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जहां पर लिटरेचर, पॉलिटिक्स और रिलीजन का समागम होता है। जैसे इलाहाबाद का संगम में तीन नदियां मिल रही है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिज्म जो है एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है जहां पर लिटरेचर, पॉलिटिक्स और रिलीजन तीनों आपस में आकर मिलते हैं। ये आइडिया उस समय का काफी रिवोल्यूशनरी आइडिया था, एक नया सोच था। इस सोच के तहत आइडिया ये था कि जैसे मार्क्सिज्म थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि मतलब कुछ खास वर्ग जो लोग हैं वो किसी प्रोडक्ट को वो बना रहे हैं और दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, और जिसका लाभ, उसका लाभ हर लोगों को बराबर मिलना चाहिए, वो बराबर नहीं मिलता है। मार्क्स थ्योरी पे हम कभी और डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली उनका आइडिया ये था कि सोसाइटी में जो पावर है वो कुछ लिमिटेड हाथों में है, तो वो लिमिटेड हाथों में ना रह करके वो और लोगों तक फैले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस थिंग्स, ये उनका मानना था एज पर द फिलॉसफी डिस्ट्रीब्यूटिज्म। मतलब कोई एक खास वर्ग बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। पावर का और जो भी वेल्थ है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर लोगों को हर चीजें मिलनी चाहिए। जो वर्ग स्ट्रांग है, जो वर्ग अमीर है, वो कमजोर वर्ग को ना सताए, उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको दिक्कत ना पहुंचाए। इस तरह की फिलॉसफी में ये यकीन रखते थे। हम जब देखते हैं हेनरी बेलॉक के वर्क को, तो हम देखते हैं कि उनके वर्क में प्रोज, सटायर और हिस्टोरिकल नैरेटिव का एक गहरा एक्सप्लोरेशन है। इनके वर्क्स को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि एडवर्डियन एज को समझने में काफी अच्छा हेल्प मिल सकता है हेनरी बेलॉक को वर्क को पढ़ करके। और हेनरी बेलॉक के वर्क्स को जब हम पढ़ते हैं, तो हम जान पाते हैं कि एडवर्डियन इंग्लैंड में
इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लैंडस्केप क्या था, किस तरह के लोगों की विचारधारा थी, किस तरह के लोगों का सांस्कृतिक एक अप्रोच था, क्या सांस्कृतिक ढर्रा था उस समय की जिंदगी का। तो इस तरह से हिलरी बेलॉक के बारे में इन सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। हिस्टोरियन थे, राइटर थे। वो कॉज़नरी टेल्स फॉर जो चाइल्ड है वो काफी फेमस चाइल्ड है। लाइट बिटी पोयम है, हर एज के वर्ग के लिए ये एक तरह का वर्क है, और ऑल्दो डार्क है लेकिन इसमें बहुत सारे मोरल इश्यूज को भी दिखाया गया है। इनके एसेज अपनी क्लैरिटी और प्रिसीजन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, रिलीजन और डिफरेंट टॉपिक्स पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। कैथोलिक बिलीव्स को इन्होंने अपने वर्क में डाला है। रेटरिकल और परसुएशन स्किल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। अपने कैथोलिक व्यू पॉइंट के कारण बहुत बार कंट्रोवर्शियल भी रहे। इन्होंने बेहतर तरीके से दिखाया है अपने एसेस के थ्रू कि लिटरेचर कैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन को प्रभावित करता है। हिलरी बेलॉक बेसिकली यूरोपियन और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में खुलकर लिखते हैं। अपने वर्क्स में इन्होंने कैथोलिक व्यू पॉइंट को डाला, जिस कारण से उनकी हिस्ट्री इंसाइटफुल भी बनी और कंट्रोवर्शियल भी बनी। ये फैक्ट और पर्सनल आइडियाज को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हैं, मिलाते हैं। नैरेटिव टेक्निक, किस तरह से हम किसी बात को रखते हैं, उसके जरिए हम अपने हिस्ट्री को कैसे एक तरह से समेट सकते हैं, इसका उदाहरण इनसे मतलब बेहतर शायद ही और कोई दे। हिलरी बेलॉक की जब हम बात करें तो इन्होंने जीके चेस्टरटन के साथ मिलकर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का काम करा और बहुत सारे वर्क्स पे इन्होंने अपने आइडियाज डाले। ये दोनों मिलकर के एक नई सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी को जन्म दिया, जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिज्म। इसका मतलब ये है कि पावर और वेल्थ वगैरह जो चीजें हैं, इनको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और हर लोग मतलब हर किसी के पास पावर हो, पावर किसी खास लोगों तक लिमिट ना रहे। तो ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के पैरेलल इन्होंने एक और सिस्टम को इजाद करा। इन्होंने दिखाया कि कैसे लिटरेचर, पॉलिटिक्स और रिलीजन एक जगह हो करके एक इंटरसेक्शन का काम कर सकते हैं। इनके वर्क्स में सटायर, प्रोज और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स का एक अच्छा मिक्सचर देखने को मिलता है। इनके वर्क्स के जरिए एडवर्डियन एज के समय में जो इंग्लैंड का इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लैंडस्केप था, उसको समझने में भी काफी मदद मिलता है। अब हम एक बार शॉर्ट में देख लें कि ये जो बुक है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय रघुकुल तिलक, जिसमें हम 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। इसमें हम लोगों ने पहले ये जो एज में क्या क्या फीचर्स थे एसेज के, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ईवी लुकास को पढ़ा, जीके चेस्टरटन को पढ़ा जो कि इनके मित्र भी रहे हैं। और अब हम पढ़ेंगे हिलरी बेलॉक के बारे में। तो हिलरी बेलॉक जो है एक काफी, तो हम लोग हिलरी बेलॉक, जिनका जन्म 1870 और डेथ 1953 में हुआ, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हिलरी बेलॉक एक काफी फेमस, काफी वर्सटाइल, काफी प्रोलिफिक, काफी ज्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिखने वाले एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं और उसके लिए बहुत फेमस भी हैं। इनके कुछ फेमस वर्क्स का नाम है ऑन समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। ये सारे टाइटल्स का नाम है उनके एसेज का। जिस तरह से फ्रांसिस बेकन, जो कि एक काफी फेमस एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपने एसेज लिखे थे ऑन फ्रेंडशिप, ऑन इनेमी, ऑन रीडिंग, ऑन राइटिंग। इस तरह से उन्होंने काफी सारे एसेज लिखे हैं। तो इसी तरह से हिलरी बेलॉक ने भी जो एसेज लिखे, उसका इस तरह से कुछ टाइटल है ऑन समथिंग, ऑन नथिंग, ऑन एवरीथिंग। इस तरह से इन्होंने करके बहुत सारे एसेज लिखे हैं। एसेज के बारे में देखते हैं कि एसेज है ना, बेलॉक himself observes and also makes his reader observe nobility in real and familiar things of everyday life। हर दिन के रियल, जो आज के जो रियल चीज है, जो असल चीज है, जो वो चीजें जिसके बारे में हम फैमिलियर, जिसको हम जानते समझते हैं, उन चीजों में कुछ जो खास बातें हैं, उसमें खासियत ढूंढना, मंडेन लाइफ में नोबिलिटी की सर्च करना, उसको ऑब्जर्व करना, ये इनकी खूबी थी। ये दिन भर की आम समस्याएं, छोटी मोटी समस्याओं को बहुत ही एक क्लियर तरीके से, बहुत ही क्लेवर तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उसको एक नया आइडिया, नया सिग्निफिकेंस, एक नई पहचान दिलवाते हैं। रोजमर्रा की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी ये खास के तरीके से दिखाते हैं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वे में दिखाते हैं। इनका जो रेंज है, वो रेंज इनके मूड का, थीम का, सब्जेक्ट का काफी वाइड है। ये अलग अलग थीम, हिस्टोरिकल हो, रिलीजियस हो,
इकोनॉमिक हो, हर थीम को, हर आइडियाज को, डिफरेंट मूड, इनका मूड स्विंग्स भी काफी देखने को मिलता है एसेज में। कभी एक मतलब अलग मूड होगा, फिर अचानक से जब एसे के लास्ट पोर्शन में जाएंगे इनका मूड कुछ और हो जाएगा। तो इनके वर्क्स में सब्जेक्ट्स मैटर काफी वाइड है, मूड थीम काफी ज्यादा वाइड है, काफी ज्यादा चेंजिंग हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि वो कभी कभी बहुत प्लेफुल होते हैं, चीजों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे कि उनका जो एस्से है चीज, द चीज जो उनका एस्से है उसमें ये काफी प्लेफुल है, काफी बातूनी टाइप के ये दिखते हैं। जबकि अगर दूसरा एक वर्क की बात करें, द गुड वुमन, इसमें ये काफी टेंडरली और काफी लिरिकल साउंड होते हैं, काफी इमोशनल है। तो एक तरफ ये चीज वाले एस्से में काफी प्लेफुल और गैरलेस है, काफी ज्यादा बातूनी टाइप के दिखते हैं। उसी मतलब उसके उल्टा हम देखते हैं द गुड वुमन जो उनका वर्क है, उसमें ये इमोशनल होते हैं, ये लिरिकल होते हैं और ये बहुत ही टेंडरली चीजों को दिखाते हैं। एंड बिटवीन दैट कैन प्ले ऑन ऑल पॉसिबल शेड्स एंड ग्रेडेशंस। तो ये इन चीजों में काफी शिफ्टिंग और चेंजिंग करते रहते हैं जो हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। इन हिज प्रोज स्टाइल, it is his transparent clarity with a strike to attention most immediately। बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी, बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही क्लियर तरीके से चीजों को रखते हैं। हम देखते हैं ही इज अ मास्टर एट वंस ऑफ सिंपल चेस्ट डायरेक्ट एंड homely manner, relying mostly familiar words and precise epithet on sentences which generally simple and brief and which follows each other in quick succession and have an artless pattern and rhythmic effect, and also on the sonorous prose which generally comes at the crucial moment when emotion rises to a higher pitch। तो हमें देखने को मिलता है कि वो जनरली सिंपल वर्ड्स, वैसे वर्ड्स जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, वैसे सेंटेंसेस, वैसे फ्रेजेस जो काफी डायरेक्ट है, काफी सिंपल है, काफी शॉर्ट है। तो ये काफी इजी वर्ड्स का, काफी सिंपल वर्ड्स का, ऐसे शब्दों का जिसके बारे में हम जानते हैं, उसका प्रयोग ये इस तरह से करते हैं जिससे ये अपने वर्क को काफी खास बनाते हैं, अपने वर्क को काफी बेहतर बनाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स का प्रयोग करके ये अपनी वर्क को काफी आर्टिस्टिक बनाते हैं, इमोशंस के हाई लो पिच को भी मेंटेन करते हैं। हिज रैपिडिटी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन मूड टू अनदर इन द सेम एसे इज रिमार्केबल। जैसा मैंने बोला था कि ये एक ही एसे में मूड, डिफरेंट मूड्स को यूज करते हैं, मूवमेंट ऑफ मूड्स। जैसे मान लो कोई खुश है, फिर वो गुस्सा होंगे, फिर वो नाराज होंगे, फिर वो समझाने वाले मूड में आएंगे। तो इनका मूड्स का जो मूवमेंट है वो काफी रैपिड होता है और काफी रिमार्केबल है। तो हम देखते हैं कि हिलरी बेलॉक एक काफी फेमस एक एसेइस्ट हैं जो काफी ज्यादा वाइड लिखे हैं। इनके जैसे फेमस वर्क्स का नाम है समथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग, ये सारे उनके एसेस के नाम हैं। ये सिंपल और मंडेन लाइफ में भी नोवेलिटी को सर्च करते हैं। ये आम जो जो एकदम सामान्य, बहुत सामान्य प्रॉब्लम्स को एक नया सिग्निफिकेंस, एक नई पहचान दिलाते हैं अपने वर्क्स के जरिए। इनका मूड थीम और जो सब्जेक्ट है वो काफी वाइड है। कब इनका जो रेंज है वो काफी ज्यादा वाइड है, कभी कभी ये प्लेफुल और गियरलेस होंगे जैसे कि द चीज वाले ऐसे में। जबकि दूसरा ऐसे जो कि द गुड वुमन है, उसमें ये इमोशनल, लिरिकल और टेंडरली बिहेव करेंगे। इनका जो प्रोजेक्ट स्टाइल है वो काफी क्लियर है, काफी ट्रांसपेरेंट है, चीजें एज इट इज है। ये सिंपल वर्ड्स का, डायरेक्ट वर्ड का, शॉर्ट वर्ड का यूज करके अपने वर्क्स को काफी अच्छा बनाते हैं। इनके इमोशंस में हाई लो बना रहता है और एक ही वर्क में इनके डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट मूड्स देखने को मिल सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।